हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स गुरु अपने नेक्स्ट सेशन में आपके साथ उपस्थित हूँ। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से हम धनावेशित कणों को सच एज प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या धनावेशित आयनों को उच्च ऊर्जा तक त्वरित कर सकते हैं। हमें बहुत सारे ऐसे डिवाइस हैं हमारे पास जिसमें हमें बहुत ऊंची ऊर्जा के कणों की आवश्यकता होती है। न्यूक्लियर फिजिक्स एक्सपेरिमेंट्स में और बहुत सारी चीजों में, तो वहां पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो साइक्लोट्रॉन एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से हम धनावेशित कणों को बहुत उच्च ऊर्जा तक आवेशित कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक साइक्लोट्रॉन। अगर आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, जिससे आगे की वीडियो सारी अनइंटरप्टेड आप तक मिलती रहे। आइए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग हम धनावेशित कण जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, धन आयनों को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए किया जाता है। अब बात आती है कि हम इनको त्वरित किस तरीके से करें। अभी तक हमने इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दो तरह के फील्ड हमने पढ़े हैं। चुंबकीय क्षेत्र के अंदर आवेशित कण वृत्ताकार पथ पर गति करता है, यानी चुंबकीय बल कण पर लंबवत दिशा में गति करता है, इसलिए वो उसकी ऊर्जा में कोई वृद्धि नहीं करता। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो आवेशित कण की ऊर्जा को परिवर्तित नहीं करता, क्योंकि वो उसके लंबवत कार्य करता है और उसके द्वारा उस पर किया गया कार्य क्या होता है, जीरो होता है। दूसरा हमारे पास एक इंपॉर्टेंट फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र। वहां हम जानते हैं कि जब कोई आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र में गति करता है तो उसके ऊपर बल क्या कार्य करता है, F=QE। ठीक है, इतना बल उसके ऊपर कार्य करता है और ये उसको त्वरित गति प्रदान करता है। तो इसका मतलब हम किसी भी आवेशित कण को केवल इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा ही त्वरित कर सकते हैं। अब अगर हम किसी कण को बहुत ऊर्जा तक त्वरित करना चाहते हैं तो हमें बहुत हाई क्वालिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिएगा। और सिंपली हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को डेवलप करने का क्या तरीका है। हम किसी भी प्लेस पर एक ऊंचा विभवांतर लगाएं, वोल्टेज अप्लाई करें, जिससे हाई क्वालिटी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया जा सकता है। लेकिन इतनी ऊंची क्वालिटी का, इतनी ऊंची रेंज का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए बहुत हाई वोल्टेज चाहिए, जिसका मतलब हम बहुत ज्यादा एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे होंगे और सामान्य रूप से ऐसा सरलता से संभव भी नहीं है। तो इसका मतलब है ये ऑप्शन हम चूज नहीं कर सकते कि बहुत ऊंचे वोल्टेज को अप्लाई करके बहुत लंबे स्पेस पर कोई फील्ड जनरेट करें। तो इसका दूसरा तरीका हो सकता है कि मॉडरेट यानी मध्यम श्रेणी का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हो जो सामान्य रूप से हम उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन जो मॉडरेट यानी मध्यम श्रेणी के वैद्युत क्षेत्र हैं वो आवेशित कणों को बहुत अधिक ऊर्जा प्रदान नहीं करते। अब समस्या आती है कि इसको हम अचीव किस तरीके से करें। इसको स्टूडेंट्स हम एक एग्जांपल की हेल्प से हम समझ सकते हैं। एक व्यक्ति बहुत ज्यादा भूखा है, ठीक है, पैसे उसके पास है नहीं, खाने के लिए कोई पैसा नहीं है उसके पास जिससे वो परचेस कर सके, और बहुत ज्यादा भूखा है। वो देखता है कि सामने एक मंदिर है और वहां पर बाहर क्या हो रहा है, प्रसाद वितरण हो रहा है, प्रसाद दिया जा रहा है, जिसके लिए एक लाइन लगी हुई है बहुत सारे लोगों की। वो भी यहां लग जाता है, धीरे 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 उसका नंबर आता, लेकिन उसको मिलता है प्रसाद में थोड़ा सा प्रसाद, उसे खा लेता है, लेकिन भूख नहीं मिटी। अब क्या कर सकता है, वो पैसे उसके पास कुछ भी खरीदने के लिए नहीं है, तो एक सरलतम तरीका उसका हो सकता है वो दोबारा से लाइन में लग जाए, फिर नंबर आएगा, उसको फिर प्रसाद मिल जाएगा, उसको खा ले, फिर लाइन में लग जाए। इट मीन्स वो अगर यहाँ बार बार गुजर जाए तो हर बार उसको कुछ एनर्जी मिलती रहेगी और एट लास्ट ऐसी सिचुएशन आएगी कि जो जितनी एनर्जी रख सकता है, जितना पेट भर सकता है, वो अचीव कर चुका हो। तो सेम कंडीशन हम यहाँ अप्लाई करने जा रहे हैं कि यदि हमारे पास मीडियम क्वालिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड है और आवेशित कण को हम बार बार वहां से गुजारें, तो हर बार वो कुछ ऊर्जा को प्राप्त करेगा। जब बार बार गुजरेगा तो लगातार उसकी ऊर्जा बढ़ती रहेगी, एट लास्ट उसकी ऊर्जा को हम बहुत ऊंची रेंज तक ले जा सकते हैं। तो यही प्रोसेस किया गया है इस साइक्लोट्रॉन के अंदर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको त्वरित गति प्रदान करेगा और बार बार गुजारने का काम करता है चुंबकीय क्षेत्र।
चूंकि चुंबकीय क्षेत्र आप किसी भी आवेशित कण को वृत्ताकार पथ पर गति करा सकता है यदि वो उसके लंबवत कार्य कर रहा हो। तो इसका मतलब यदि हम यहाँ क्रॉसित इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इस्तेमाल करें, लंबवत वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र का एक ऐसा कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करें जहां चुंबकीय क्षेत्र कण को लगातार उस क्षेत्र से गुजार रहा हो और वैद्युत क्षेत्र उसको ऊर्जा प्रदान कर रहा हो। तो सेम प्रिंसिपल हमने इस्तेमाल किया है अपने साइक्लोट्रॉन के अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत है कि किसी आवेशित कण को लंबवत चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से एक वैद्युत क्षेत्र में बार बार गुजार कर उसकी ऊर्जा को उच्च ऊर्जा तक उसको त्वरित किया जा सकता है, उसकी ऊर्जा को बहुत हायर लेवल तक बढ़ाया जा सकता है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन की हम बात करें तो यहां पर दो हॉलो मेटेलिक चैम्बर लिए गए हैं और ये डी शेप में है, जैसे इंग्लिश का वर्ड कैपिटल लेटर डी होता है उस शेप के लिए गए हैं। देयरफॉर दीज आर कॉल्ड डीज। फर्स्ट D1 एंड सेकंड D2। दो डीज यहां लिए गए हैं, दो डी शेप के हॉलो मेटल के चैम्बर लिए गए हैं और उनको इस तरीके से रख दिया गया है एक दूसरे के व्यास के पैरेलल, यानी ये साइड्स पैरेलल रख दी गई है। ठीक है, इन दोनों का संबंध कर दिया गया है हाई फ्रिक्वेंसी एसी ऑसिलेटर से, एक उच्च आवृत्ति के प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जो वोल्टेज अप्लाई करे लेकिन उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत हाई हो। यहां बीच में एक सोर्स है, इन दोनों डीज के गैप जो एरिया है उनके मध्य बिंदु पर हमने एक स्रोत रख दिया है जो आवेशित कण को उत्पन्न करे। वो धनायन हो सकता है, वो धनावेशित कण प्रोटॉन न्यूट्रॉन जैसा कोई भी पार्टिकल जनरेट करे। यहां पर एक विंडो प्रोवाइड की गई होती है, जब कण बहुत अधिक ऊर्जा प्राप्त कर ले तो उसको बाहर लाने के लिए विंडो इस्तेमाल की जाती है। तो इसकी वर्किंग आप समझिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ही हमने यहाँ पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज अप्लाई किया है, हम जानते हैं कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज इस तरीके से लगातार वेरी करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू। अगर स्टार्टिंग के समय पर मान लीजिए हमारा D1D नेगेटिव पोटेंशियल पर और D2D क्या है, पॉजिटिव पोटेंशियल पर है, तो धनावेशित कण ऋण विभव के आकर्षण के कारण क्या होता है, इस गैप में से यहां पर आ जाएगा पहले D1 में। ठीक है, जैसे ही इस हॉलो डी में एंटर करता है, इस डी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहता है, 0। केवल यहां मैग्नेटिक फील्ड वर्क कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड केवल इस गैप एरिया में वर्क कर रहा है, इस स्पेस में, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी चालक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहता है, 0। तो जैसे ही यहाँ एंटर करता है, मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में, प्रभाव में, वो कैसे पथ पर गति करता है, वृत्ताकार पथ पर, और एक निश्चित समय में, एक निश्चित समय के बाद वो पहुंचता है बिटवीन द गैप ऑफ डीज, दोनों डी के गैप में पहुंचता है, मींस यहां पर। जैसे ही वो दोनों डीज के गैप एरिया में पहुंचता है, प्रत्यावर्ती विभव की आवृत्ति क्या हो जाती है, चेंज। ठीक है, तो जो D1D पहले नेगेटिव पोटेंशियल पर था वो कैसा हो जाता है, धन विभव, और जो धन विभव पर था वो कैसा हो जाता है, ऋण विभव पर। ठीक है, इसके आकर्षण के कारण इलेक्ट्रॉन, जो भी हमारा चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन या जो भी पार्टिकल हमने लिया, वो सेकंड डी में एंटर करता है। और जब यहां से यहां तक, इट मींस इस डी से यहां तक जाता है, केवल इस शॉर्ट एरिया में वो वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत F = QE बल और उसके कारण त्वरण, और त्वरण के कारण कुछ एनर्जी गेन कर लेता है। तो पहले से बड़े रेडियस के त्रिज्या के पथ पर गति करता है, फिर यहाँ चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में गति करते हुए फिर उतने ही समय में फिर यह वापस गैप में आता है। सेम टाइम पर फिर पोटेंशियल चेंज हो जाता है, यानी जो डी पॉजिटिव पर था वो फिर नेगेटिव और ये पॉजिटिव, एंड दिस प्रोसेस गोज ऑन कंटिन्यूअसली। और इस प्रकार से आवेशित कण लगातार बढ़ी हुई त्रिज्या के पथ पर गति करता रहता है, और एट लास्ट जब इसकी एनर्जी बहुत सफिशिएंट हो जाती है, तब इसको हम विंडो से बाहर ले लेते हैं और इसकी ऊर्जा को हम कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स, ये है साइक्लोट्रॉन की वर्किंग। अब ये कितनी रेडियस के पाथ पर किस समय गति करेगा, क्या टाइम पीरियड लेगा, वो हम लेकर के चलते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, जैसे ही आवेशित कण प्रवेश करता है चुंबकीय क्षेत्र में, तो उसके ऊपर बल कार्य कर रहा होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र में
कार्यरत बल। Fm इज इक्वल टू हो जाएगा QVB एंड साइन 90, इट मीन्स सिंपली QVB। इस चुंबकीय बल की दिशा, चूंकि फ्लेमिंग के बाह्य के नियम से लंबवत बल कार्य कर रहा है और इसकी दिशा V और B दोनों के लंबवत होती है, तो वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है और वृत्तीय पथ पर गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल इस चुंबकीय बल से मिलता है। तो वृत्तीय पथ पर गति के लिए अभिकेंद्र बल बराबर होगा चुंबकीय बल, यानी अभिकेंद्र बल है mv²/r एंड दैट इज QVB। 1v गेट्स कैंसिल, तो r इज इक्वल टू आ जाता है mv/QB। ये होगी उसके पथ की त्रिज्या। किसी भी समय जब वेग हमें ज्ञात है तो हम रेडियस निकाल सकते हैं, रेडियस ज्ञात है तो उस समय वेग निकाल सकते हैं। ठीक है, परिक्रमण काल t इज इक्वल टू होगा 2πr/v एंड v की r की वैल्यू रखे हैं तो दैट इज mv/QB। v गेट्स कैंसिल, तो t इज इक्वल टू 2πm/QB। तो किसी एक t में इसका आधा समय वो बिताता है, परिक्रमण काल पूरा हुआ एक, तो एक d में व्यतीत समय। तो स्मॉल t इज इक्वल टू कैपिटल T/2 एंड दैट इज πm/QB। तो किसी भी एक डी में वो केवल इतने समय रुकता है। साइक्लोट्रॉन अगर आवृत्ति निकालें तो F इज इक्वल टू 1/T एंड दैट इज इक्वल टू QB/2πm। इतनी उसकी साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी होती है जिस पर वो आवेशित कण लगातार गतिशील होगा। तो इस प्रकार से ये है हमारे साइक्लोट्रॉन के लिए कितना उसकी मैक्सिमम एनर्जी वो गेन कर सकता है, वो हम यहां से निकाल सकते हैं R मैक्सिमम। तो इस D की त्रिज्या के बराबर लगभग हम त्रिज्या लें तो यहां भी हम ले सकते हैं आवेशित कण की अधिकतम ऊर्जा के लिए, अगर यहां पर आप देखें तो R मैक्सिमम बराबर होगा mv/QB या V मैक्सिमम बराबर होगा QB/R_M। तो जो अधिकतम गतिज ऊर्जा वो प्राप्त करेगा अधिकतम गतिज ऊर्जा दैट इज K मैक्सिमम एंड दैट विल बी इक्वल टू हाफ m और V मैक्सिमम स्क्वायर। ये वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दी जाए तो हाफ m और V मैक्सिमम की वैल्यू है Q स्क्वायर B स्क्वायर R मैक्सिमम स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर। 1m गेट्स कैंसिल एंड दैट इज इक्वल टू Q स्क्वायर B स्क्वायर R मैक्सिमम स्क्वायर अपॉन 2m। तो इस प्रकार से दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि इससे ज्यादा रेडियस वो गेन कर नहीं सकता, अदरवाइज वो दीवार से टकराना शुरू कर देगा डी की वॉल से। तो दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी व्हिच कैन बी अचीव्ड बाय द चार्ज पार्टिकल इन एनी साइक्लोट्रॉन। ठीक है, तो ये है हमारा साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन की सहायता से हम बहुत उच्च ऊर्जा के
तक त्वरित कर सकते हैं अपने आवेशित कणों को। लेकिन इसकी भी कुछ सीमाएं हैं, निश्चित कुछ इसमें दोष कह सकते हैं, या वी कैन से साइक्लोट्रॉन की सीमाएं। लिमिटेशंस ऑफ साइक्लोट्रॉन। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहली लिमिटेशन है कि इसकी सहायता से ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन को त्वरित नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता है? इलेक्ट्रॉन इज अ वेरी लाइट पार्टिकल, बहुत हल्का कण है। जैसे ही उसको ऊर्जा दी जाती है साइक्लोट्रॉन की सहायता से, तो बहुत बड़ी रेडियस, क्योंकि हमने अभी देखा फार्मूला R इक्वल टू होता है mv/qb, ठीक है। मास इसका बहुत कम है, तो बहुत कम ऊर्जा प्राप्ति पर ही ये बहुत बड़ी रेडियस के पाथ पर गति करना शुरू कर देगा, और तुरंत ये क्या होगा, डी की वॉल यानी दीवार से टकराना शुरू कर देगा। इट मींस इसको बहुत कम ऊर्जा तक ही त्वरित किया जा सकता है, जिसका कोई यूज पॉसिबल नहीं है। तो जो सबसे इजीली हमारे पास अवेलेबल पार्टिकल है दैट इज इलेक्ट्रॉन विच कैन नॉट बी एक्सलेटेड विद द हेल्प ऑफ साइक्लोट्रॉन। वो साइक्लोट्रॉन की सहायता से त्वरित नहीं किया जा सकता, ये इसकी फर्स्ट लिमिटेशन है। सेकेंड, इसकी सहायता से उदासीन कण न्यूट्रॉन को भी त्वरित नहीं किया जा सकता। न्यूट्रॉन भी एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्टिकल है, जो न्यूक्लियर फिजिक्स के सबसे ज्यादा इस्तेमाल एक्सपेरिमेंट्स में किया जाता है, बिकॉज इट इज ए न्यूट्रल पार्टिकल और ये सरलता से नाभिक तक पहुंच जाता है। लेकिन ये भी चूंकि इस पर आवेश नहीं है, ये न्यूट्रल है, इसीलिए साइक्लोट्रॉन की सहायता से इसको भी त्वरित नहीं किया जा सकता। एंड थर्ड, तीसरा एक मेन दोष है, इसकी सहायता से आवेशित कणों को प्रकाश की चाल की कोटि तक त्वरित नहीं किया जा सकता है। यानी बहुत ऊंचे वेगों तक त्वरित नहीं किया जा सकता है। कारण लेकर के चलें, रिलेटिविस्टिक मास m इज इक्वल टू होता है m0 अपॉन √1 माइनस v² अपॉन c²। जैसे जैसे किसी भी कण का वेग बढ़ता चला जाता है, उसका मास भी बढ़ना शुरू हो जाता है। सामान्य रूप से हम लेकर के चलते हैं कि द्रव्यमान पर वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उस समय हम सामान्य वेग पर अध्ययन कर रहे होते हैं। लेकिन जब हमारे वस्तुओं का वेग प्रकाश के वेग की कोटि के आसपास पहुंचना शुरू होगा, तब इस रिलेटिविस्टिक मास को निगलेक्ट नहीं किया जा सकता, और उस समय किसी भी वस्तु का मास होता है m इज इक्वल टू m0 अपॉन √1 माइनस v² अपॉन c²। जहां m0 तो है उसका विराम द्रव्यमान, v है वस्तु का वेग, और c है निर्वात में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो इसका मतलब है वेग बढ़ने पर द्रव्यमान बढ़ेगा, और द्रव्यमान बढ़ने पर जो किसी भी एक d के अंदर लगने वाला समय है वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे वो ज्यादा समय लेगा, इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी हमारी चेंज हो जाएगी, डीज की पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, लेकिन हमारा जो पार्टिकल है वो गैप में नहीं पहुंच पाया होगा।
ठीक है, इसका मतलब हमारा आवेशित कण यहां से चल करके अभी यहीं कहीं है और पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। इसी तरह से अगर वो आगे एंटर करते हुए यहां कहीं आता है तो वो अभी कहीं यहीं होगा और इतने में विभव परिवर्तन हो जाएगा। तो इस प्रकार से लगातार लैग करता रहेगा, पीछे होता रहेगा, जिस कारण उसे लंबे समय तक, लंबे कोटि तक त्वरित नहीं किया जा सकता। तो इस प्रॉब्लम को फर्दर दूर किया गया है साइक्लोट्रॉन्स में, सिंक्रोनस साइक्लोट्रॉन बना करके, जहां पर इन स्रोत की आवृत्तियों में परिवर्तन किया गया, यानी वो इस प्रकार से परिवर्तित होते रहे जैसे जैसे कण का वेग बढ़ रहा है उसके द्वारा लिया जाने वाला समय बढ़ रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली अपना आप डिक्रीज करती रहे, उसके साथ सिंक्रोनस होती रहे, तो वो बनाया गया सिंक्रोनस साइक्लोट्रॉन। लेकिन फिलहाल जो ये हमारे बेसिक जो मॉडल है उसके ये डिफेक्ट्स हैं। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, पूरा ओवरऑल मिलाकर के काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार जरूर करिएगा। नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे जल्दी ही अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।